यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर हमारे छोड़ो, हम कैसे हैं आप बताओ, आप कैसे हो? एक हफ्ता हो गया सर, ना कोई वीडियो डाली ना कोई और चक्कर, कहाँ थे? क्या ही बताएं वो आपको। पिछले एक हफ्ते से काफ़ी तबीयत जो है वो डाउन चल रही थी और कुछ आप लोगों के लिए हम एमसीक्यूज़ का जो है वो काम कर रहे थे, तो उसी में थोड़ा बहुत लगे हुए थे और उसी वजह से जो है वो कोई वीडियो में नहीं डाल पाया। बट अब दोबारा सब काम जो है फारिग हो चुका है, बैक टू वर्क। ओके, और अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करें दोबारा से अपना HPSC PGT एज वेल एज AP, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी और PGT वाला भी। तो PGT की तो डेट आ चुकी है, ओके। AP का भी जो है वो डेट जल्दी आने वाला है, उसका भी पेपर जल्दी हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग जो वो क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम जो रिवीजन वीडियोस हैं वो तो हम शुरू करेंगे और जो प्रैक्टिस MCQs हम करे थे उसी को हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे जो बैंकिंग का एक टॉपिक आता है, PGT के अंदर भी आता है और AP में भी आता है, ओके। PGT के अंदर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, और AP में भी ये टॉपिक जो पूछा जाता है, ठीक है। AP के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन आपको हल्के से हल्के लग सकते हैं, हल्के से हल्के लग सकते हैं, समझ रहे हो, लेकिन AP उसके PGT के लिए बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो बैंकिंग के अकेले बैंकिंग के मैंने टोटल मिला के लगभग 218 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। ये 218 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ये 218 क्वेश्चन हमारे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारा जो अगर आप बात करोगे AP के लिए उसके लिए भी ठीक है, अगर आप कर लोगे तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सारी हो जाएगी, और PGT के लिए तो है ही, ठीक है। तो मेन तो ये क्वेश्चन PGT के, लेकिन अगर आप AP के लिए भी इनको पढ़ के जाते हो तो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ओके जी। तो आज हम क्या करेंगे, क्या सर आज 218 आज ही कर लेंगे सर, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, आज हम नहीं करेंगे। हम आज के इस वीडियो के अंदर टोटल मिला के जो है वो 40 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे पहले 40 क्वेश्चन को, अगली वीडियो में करेंगे 60 क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे 50, फिर हम करेंगे बाकी जो बचे हुए हैं, मतलब अपने 218 है तो मोटा मोटी 68 क्वेश्चन को। तो टोटल 4 लेक्चर में इसके ऊपर जो है वो लगाऊंगा और 4 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा जो अपना ये यूनिट है बैंकिंग का, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओनली इसमें एक ही टॉपिक जो है वो होने वाला है बैंकिंग वाला टॉपिक, ठीक है ना। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, RBI का टॉपिक, कमर्शियल बैंकिंग का टॉपिक, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो HPSC के लिए, HPSC PGT के लिए तो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसी में से ही अगर बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, AP के बारे में, तो AP वालों को आपको लग सकता है थोड़ा सा कि यार ये तो थोड़े हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूं अपने मुंह से, AP वालों के लिए थोड़े से हल्के क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये 218 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगर आप कर लोगे ना, तो आपको जो बढ़िया वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे ना उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो दोनों के लिए रेलिवेंट है, ओके। आप मतलब PGT वालों को तो लगाना ही लगाना है भाई, AP वालों तुम भी लगा ही लेना, ठीक है ना। चलो हम लोग आज क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को जो डिस्कस करेंगे, ओके। फिर अगला जो वीडियो होगा उसमें 60 क्वेश्चन को, उससे अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन, और उससे अगले वीडियो में हम लोग 68 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा फाइल है वो मैं अपने ग्रुप के अंदर, उसमें ग्रुप बोल रहा हूँ सॉरी, एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो डाल दूंगा, वहां पे जाके आप इसको देख लेना। अच्छा, वहां पे मैंने 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो भी डलवा दिए, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, वहीं पे डलवा दिए, एक बार देख लेना उनका वीडियो और जो उनका PDF है वो सब मैंने वहां पे डलवा दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसको हम लोग जो है वो शुरू करेंगे, इसके आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं, अगर आप लोग भी HPSC PGT की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर इनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर हम लोग आपको जो है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, प्लस में आपको MCQs प्रोवाइड कराएंगे, और प्लस में आपको रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये चारों चीज़ें आपको जो है हमारी कोर्स के अंदर इंक्लूड होंगी, ओके। जो वीडियो लेक्चर है हमारी एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। स्टडी मेट आपके पास में हार्ड कॉपी के अंदर आपके घर पे आ जाएगा, MCQs PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे, और रिवीजन वीडियोस भी आपको हमारी ऐप के ऊपर देखने को मिलेंगी, ओके। तो अगर कोई बच्चा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा है PGT के लिए या AP के लिए, तो आप हमारा कोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं, ओके जी सर। चलो अब हम लोग जो है वो करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता है अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक, कौन सी? क्वांटिटेटिव टेक्निक। अच्छा एक बात और बता दूं, अभी PGT के अंदर जो आपको मैंने कंटेंट डाल रखा है वो क्वेश्चन वो तो करना ही करना है, उसके अलावा अब काफी सारी वीडियो डेली बेसिस में डालूंगा एक्स्ट्रा टॉपिक्स का, वो भी आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये जो अब आज जिसके हम क्वेश्चन करें ना, इसके टॉपिक मैं कल डालूंगा, कल उसका वीडियो डालूंगा एक, उसके अंदर पूरा का पूरा बैंकिंग का बढ़िया तरीके से हर एक चीज आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन क्वेश्चन लगाना कोई इश्यू नहीं है, मैं हर क्वेश्चन को समझा दूंगा आपको,
ठीक है। तो बोलता है अंडर द क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूड। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है, ध्यान देना, एक होता है क्रेडिट को क्रिएट करना और एक होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल। जितने भी अपने इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबका काम जो है वो ये होता है। अपने इंडिया में जितने भी क्या है, कमर्शियल बैंक, क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो मेन काम होता है वो होता है क्रेडिट को क्या करना, क्रिएट करना, ठीक है। और अपने इंडिया में अपने इंडिया का जो रिजर्व बैंक है, बोले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसका काम होता है क्रेडिट को क्या करना, कंट्रोल करना। तो जो अपने इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक जो है वो एक ही होता है, और वो कौन है अपने यहाँ पे, आरबीआई। तो आरबीआई का जो मेन काम है वो है क्रेडिट को कंट्रोल करना। बोले तो बेसिकली क्रेडिट का मतलब एक तरीके से मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा पैसा, ठीक है। तो आरबीआई का जो मेन काम होता है वो है पैसे को कंट्रोल करना देश के अंदर, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी, पैसा बोल दो, या इसको लिक्विडिटी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लिक्विडिटी को क्या करना, कंट्रोल करना। और लिक्विडिटी को क्रिएट करने का काम जो वो होता है किसका, कमर्शियल बैंक का, ओके। अब कई बार कमर्शियल बैंक जो है वो ज्यादा क्रेडिट को जो है वो क्रिएट कर देते हैं, तो उस केस में कंट्री के अंदर ना तो क्रेडिट कम होना चाहिए ना ही ज्यादा, मतलब ना तो पैसे की कमी हो और ना ही पैसे ज्यादा होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए जो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका कौन, सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक जो है बोले तो आपका आरबीआई। आरबीआई जो है वो क्या करता है, अपने देश के अंदर जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो एक पॉलिसी बनाता है, और उस पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्योंकि क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार पॉलिसी बनाएंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी आप सेक्टर लगा लो, हर सेक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, फाइनेंस से। इसलिए फाइनेंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात करो, आप सर्विस सेक्टर में चले जाओ, आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए फाइनेंस ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए। और फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर पैसे को कंट्रोल करने के लिए, या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, या लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो एक पॉलिसी बनाता है। उस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। वैसे आरबीआई अकेला नहीं बनता, आरबीआई के अंडर एक कमेटी काम करती है, उसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करती है, ओके। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनती है ये होती है बाई मंथली पॉलिसी, मतलब हर 2 महीने में, हर 2 महीने में एक पॉलिसी आती है, ठीक है। इसका मतलब साल के अंदर 12 महीने, तो टोटल मिला के जो है मॉनेटरी पॉलिसी आएंगी कितनी, 6 मॉनेटरी पॉलिसी आती है। कितनी, 6 मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होते हैं कुछ टूल। क्या होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं। इन टूल्स को यूज करके आरबीआई जो है वो क्या करता है, देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ध्यान देना, आरबीआई जो है वो एक पॉलिसी बनाता है देश में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, जिसको बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी। वो मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली पॉलिसी होती है, बोलते हर 2 महीने के अंदर आती है। तो साल के अंदर टोटल मिला के 6 मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ठीक है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनके अंदर होते हैं कुछ टूल, जिनको आरबीआई क्या करता है, यूज करते हैं, क्या करने के लिए, देश में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो टूल्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो है वो क्या है, अब जैसे क्वांटिटेटिव के अंदर जो आएंगे ना, वो आपका जैसे बैंक रेट हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, या आपका एसएलआर हो गया, या सीआरआर हो गया, ये सब जो पार्ट है किसका, क्वांटिटेटिव टूल्स का, ओके। अब क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान देना, अंडर द क्वांटिटेटिव, किसकी बात हो रही है, क्वांटिटेटिव का। बोलता है अंडर द क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूड। तो बोलता है क्वांटिटेटिव के अंदर कौन सी टेक्निक जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो क्वांटिटेटिव के अंदर बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर देखो वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, जो वेरिएट होती रहती हैं, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। बैंक क्रेडिट पॉलिसी ये भी इसका पार्ट है। लेकिन राशनिंग ऑफ द क्रेडिट लिमिट ये पार्ट है किसका, क्वालिटेटिव का। ये बेसिकली क्या, क्वालिटेटिव मेजर है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। तो ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है क्रेडिट कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन है किसका, सेंट्रल बैंक का। फॉर दिस, इसके लिए आरबीआई जो है वो यूज करता है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर आएगा सीआरआर, ठीक है, वीसीआरआर, ठीक है, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, एक्सेट्रा। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑल्सो पार्ट है इसका। वेरएस जबकि क्वालिटेटिव जो कंट्रोल टेक्निक होती है उसके अंदर क्या कहता है, राशनिंग को क्रेडिट राशनिंग हो गया, ठीक है, मोरल परसुएशन हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, एक्सेट्रा, ओके। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था, जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है, तो वो है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट। बाकी सारी क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। आओ सेकंड क्वेश्चन है, पहली रिपोर्ट जो थी नरसिम्हम कमेटी की,
फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। अपने देश के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, देखो देश के अंदर हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म, अब समझना, देश के अंदर जो है हुए पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, आर्थिक सुधार। जब आर्थिक सुधार हुआ इसके अंदर एलपीजी पॉलिसी आई, ठीक है, उनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एलपीजी पॉलिसी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था, क्या पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो सुधार हुआ। और इकोनॉमी के अंदर जो है वो आपका बैंकिंग सेक्टर भी आता है, इकोनॉमी के अंदर आपका फाइनेंशियल सेक्टर भी आता है, इकोनॉमी के अंदर आपका इंश्योरेंस सेक्टर भी आता है, इकोनॉमी के अंदर आपका सर्विस सेक्टर भी आता है, एक्सेट्रा। ओके, तो जो ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार हुए वो पार्ट है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म का। फाइनेंशियल सेक्टर में जो सुधार हुए वो पार्ट है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म का। इंश्योरेंस सेक्टर में जो सुधार हुए वो पार्ट है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म का। सर्विस सेक्टर में जो सुधार हुए वो पार्ट है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म का। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत वास्ट टर्म है और इसके अंदर आता है आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। क्या आता है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। अब देखो, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में सुधार करना है तो आपको कुछ बंदों को अपॉइंट करना पड़ेगा जो बेसिकली आपको क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई, कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए। और ये जो कमेटी ये 2 बार बनी, एक बार बनी सन 1991 में, एक बार बनी सन 1998 में, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन ये है, पहली जो रिपोर्ट थी नरसिम्हम कमेटी की बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए, वो प्रेजेंट की गई कब, वो प्रेजेंट की गई 1991 के अंदर। तो लिखा हुआ यहां पे नरसिम्हम कमेटी वाज, देखो भूल भी जाओ ना तो एक बार याद रखना, नरसिम्हम कमेटी अगर आ जाए ना तो समझ जाना बैंकिंग की बात हो रही है, और आर.एन. मल्होत्रा कमेटी अगर आ जाए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है। ये 2 ही मेन बंदे हैं जिन्होंने ये कांड किया, ठीक है ना। तो बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार के लिए जो भी काम थे वो सब किए किसने, नरसिम्हम ने। और इंश्योरेंस सेक्टर में जो सुधार के जो काम थे उन सबके लिए रिफॉर्म्स है वो लेके आया कौन, आर.एन. मल्होत्रा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन 1991 है, वैसे मैं आपको बढ़ा देता हूं एक्सप्लेनेशन इसका। नरसिम्हम कमेटी वाज फॉर्म्ड, नरसिम्हम कमेटी को बनाया गया किसके लिए, फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। जो फर्स्ट रिपोर्ट था नरसिम्हम कमेटी का केम इन 1991, और जो सेकंड रिपोर्ट था नरसिम्हम कमेटी का वो आया 1998 के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नरसिम्हम कमेटी रिलेटेड है किससे, सिंपल सा बैंक से, ठीक है जी, देख लेना थोड़ा सा। तो नरसिम्हम कमेटी को बनाया गया 1990 में, जब सुधार शुरुआत हुआ उसने अपनी रिपोर्ट 1991 के अंदर जो वो क्या किया, पेश किया। टू सजेस्ट द, नरसिम्हम कमेटी को बनाया गया क्या करने के लिए, सजेशन प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द नरसिम्हम हु वाज द फॉर्मर गवर्नर थे पहले आरबीआई के। ओनली थ्रू बैंकिंग रिफॉर्म द बैंकिंग सेक्टर विच वाज, जो क्राइसिस में था 1991 में, हेल्प अनलीशिंग द पोटेंशियल बैंकिंग इन इंडिया। तो इस रिफॉर्म की वजह से जो भी पोटेंशियल थी अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर ये वो जो है बाहर निकल कर आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बैंक कौन है इंडिया के अंदर, वो है जी आपका आरबीआई। बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। द आरबीआई जिसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए मेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। ये क्या, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है किसका, पूरे बैंकिंग सिस्टम का। तो अपने इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, ओके, तो उन सब के ऊपर जो है वो उन सब के लिए बैंकों का, बैंक की भूमिका जो निभाता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है जी। विच वाज ऑल्सो रेगुलेट एंड कंट्रोल द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसको एस्टेब्लिश किया 1 अप्रैल 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ये थोड़ा सा याद रखना, आरबीआई जो बना, देखो वैसे तो इसके लिए 1926 के अंदर एक कमेटी को एस्टेब्लिश किया था। 1926 में अंग्रेजों ने कमेटी बनाई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। इस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर 1935 के अंदर हमने जो बना दिया किसको, आरबीआई को। जब आरबीआई को बनाया तो ये एक प्राइवेट बैंक था। ये क्या था, एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है। इसके शेयर प्राइवेट लोगों के पास में थे, ठीक है। जब इसको बनाया, इसका जो एक्ट बनाया गया वो था आपका आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, कंट्री जो आजाद होगी, तो आजादी के बाद में अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम पता है क्या किया, ये बोले कि आरबीआई जो कि अभी एक प्राइवेट बैंक है, इसको हम लोग जो है वो बनाएंगे क्या, पहले सरकार का बैंक। तो इसको 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसको जो है वो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, जब एक प्राइवेट चीज को गवर्नमेंट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। क्या बोलेंगे, नेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अपने देश में बैंक ऑफ बैंक की भूमिका जो है निभाता है कौन, आरबीआई। और यहां पे लिखा हुआ है इसको आरबीआई को जो है वो एस्टेब्लिश किया 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया कब, जनवरी 1949 में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड बैंक वर्ड जो है वो डिराइव हुआ कहां से, एक इटालियन वर्ड था बैंको, ये इसको बेंची भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, बेंची। इसका मतलब जो है वो क्या था, इसका मतलब होता है बेंच। क्या होता है, बेंच। पहले इटली के अंदर जो है व्यापारी आते थे और आके वो व्यापार करते थे, और हर शुक्रवार को पता है वो क्या करते थे, वो आते थे एक पेड़ के नीचे। ये एक पेड़ है मान लो, ठीक है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ के अंडर यहाँ पे एक बेंच लगाते थे, ठीक है, ये इन्होंने बेंच लगा दिया और यहाँ पे बेंच लगा के वो बैठते थे और यहाँ पे आके जो है वो व्यापार करते थे। अब बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे इनके पास में आते थे और फिर ये व्यापार करते, बेंच के ऊपर बैठ के आराम से, और पूरा व्यापार करते थे, ठीक है। तो इनको लोग जो है, लोगों ने इनको बैंक को बोलना शुरू कर दिया, या इनको बेंची बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये शुक्रवार को ये लोग आएंगे और आके जो है ये पूरा व्यापार का लेखा जोखा यहाँ पे करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे इनका नाम जो है वो क्या पड़ गया, बैंक पड़ गया, ठीक है। तो ये जो वर्ड बैंक है ना, बैंक, ये डिराइव हुआ है एक इटालियन वर्ड जिसका नाम था बैंको, या उसको बोलते हैं बेंची, जिसका एक्चुअल मतलब जो है वो क्या होता है, बेंच। और इसकी कहानी आपको मैंने समझा दी है कि इटली के अंदर, वेनिस के अंदर जो है वो क्या हुआ था, क्योंकि फर्स्ट जो बैंक है वो भी बैंक ऑफ वेनिस था, पहला पब्लिक सेक्टर का जो बैंक था ना वो बैंक ऑफ वेनिस था, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ओरिजिन जो हुआ है वर्ड बैंक का, वो डिराइव हुआ कहां से, इटालियन लैंग्वेज बैंको से, जिसका मतलब होता है बेंच। एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में, पीपल यूज्ड टू करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिटिंग ऑन द बेंच ड्यू टू व्हिच इट केम्स टू द नोन एज बैंक। चलो जी आगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द आरबीआई। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आरबीआई परफॉर्म नहीं करता। क्या आरबीआई करेंसी नोट को इशू करता है, करता है। क्या आरबीआई देश में क्रेडिट कंट्रोल करता है, हाँ जी करता है। और कैसे, वाया इशू ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। कैसे, मॉनिटरी पॉलिसी जारी करके, ठीक है। क्या ये पब्लिक से जो है इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, नहीं, ये इसका फंक्शन नहीं है। क्या ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है, यस। अपने देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी है उसको मैनेज और कंट्रोल करने का जिम्मा भी किसका है, आरबीआई का है, ठीक है। तो आंसर आएगा क्या, सी। नीचे लिखा भी हुआ है फंक्शन आरबीआई के, थोड़ा पढ़ लेना। आगे आओ, बोलते हैं एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी, एक अच्छी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, एक आर्थिक जो पॉलिसी हम बनाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली आपका जो है वो राजकोषीय नीति इसको बोलते हैं, ठीक है। तो या फिस्कल पॉलिसी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं एक अच्छी जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो है वो जो एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी वो होगी जो लोगों की भलाई की बात करेगी, लोगों के वेलफेयर की बात करेगी, यस। ग्रोथ की बात करेगी, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, नेशनल इनकम, यस। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगी, यस। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इसका क्या, डी। तो बोलता है एक साउंड गवर्नमेंट पॉलिसी वो है जिसमें ये सब चीजें आपको जो है देखने को मिलेगी। उसमें पब्लिक वेलफेयर भी होगा, सोशल जस्टिस की बात भी की जाएगी, जीडीपी में ग्रोथ की बात भी की जाएगी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एसेट का, नेशनल इनकम का, फुल एम्प्लॉयमेंट, मार्केट स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। आगे बढ़ो, आरबीआई को एस्टेब्लिश किया कब, 1935 में। आरबीआई बना था 1935 में, और इसका आरबीआई का जो एक्ट है, ये बात याद रखना, आरबीआई का एक्ट वो था 1934, ठीक है ना। तो आरबीआई का जो एक्ट है वो पास हुआ 5 मार्च इन द ईयर 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। और ये जो कमीशन है ये कब बना, 1926 के अंदर, ठीक है। और आरबीआई का बना 1935 में, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट जो था, अच्छा नीचे लिखा भी है, द एस्टेब्लिशमेंट जो था हिल्टन यंग कमीशन का वो हुआ 1926 में। नोट, हिल्टन यंग कमीशन जिसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और आरबीआई को नेशनल कब किया, 1949 के अंदर। आगे बढ़ो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी जो है रिसोर्ट वो कौन होता है, वो है जी आपका कौन, आरबीआई। तो क्या है इसका, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, देश में कंट्रोल करना बैंकिंग सिस्टम को इन इंडिया, एंड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट पॉलिसी इन इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अल्टीमेट लेंडर, बिकॉज इट इज अ बैंकर बैंक ऑफ द बैंक एंड इट प्रोवाइड लोन टू द बैंक। व्हेन ए बैंक इज अनेबल टू गेट ए लोन ड्यू टू इट्स बैड फाइनेंशियल कंडीशन, आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन टू सेव सच बैंक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो अगर किसी बैंक को कहीं और से पैसा नहीं मिलता तो वो आखिरी में जाता है किसके पास में, आरबीआई के पास में। आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट एडोप्टेड बाय आरबीआई फॉर कंट्रोलिंग द क्रेडिट इन इंडिया। बोलता है देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा तरीका जो आरबीआई यूज नहीं करता। क्या वो कैश डिपॉजिट रेशियो को यूज करता है, नहीं, इसको नहीं करता। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, इसको आरबीआई मेंटेन करता है, सीआरआर का यूज करता है, एसएलआर का यूज करता है, लेकिन कैश डिपॉजिट रेशियो इसका वो यूज नहीं करता, ठीक है। तो नीचे लिखा भी हुआ है मेजर्स यूज बाय द आरबीआई टू क्रेडिट कंट्रोल, वो कौन कौन सा, सीआरआर, एसएलआर, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा। आ गया, द सिस्टम ऑफ नोट इशू एडोप्टेड बाय आरबीआई। इंडिया के अंदर देखो करेंसी छापने का जिम्मा जो है वो किसको दिया हो गया, आरबीआई को। अब आरबीआई जब देश के अंदर नोट छापता है ना तो वो क्या करता है, आरबीआई जो है वो कौन सा सिस्टम को जो है वो ऑप्ट करता है, तो वो आपका मिनिमम रिजर्व मेथड। कौन सा, मिनिमम रिजर्व मेथड। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, जब कभी भी आरबीआई नए नोट छापेगा तो वो कुछ गोल्ड और फॉरेन करेंसी को जो अपने पास में पहले क्या करेगा, रिजर्व के तौर पर रखता है। तो बोलता है द सिस्टम ऑफ नोट इशू एडोप्टेड बाय द आरबीआई इज द मिनिमम रिजर्व मेथड इन विच मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ का,
हैज टू बी केप्ट बिफोर द इश्यू ऑफ द नोट्स, जिसके अंदर जो है गोल्ड कॉइन एंड द फॉरेन करेंसी ये सब इंक्लूड होती है। 115 करोड़ का तो गोल्ड एंड अनदर इन द फॉर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। आगे, विच डॉक्यूमेंट इज नोट कंसीड केवाईसी। जब कभी भी आप केवाईसी नॉर्म्स की बात करते हो, अगर आप बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो आपको पहले केवाईसी करवानी पड़ती है। केवाईसी का फुल फॉर्म जो है वो क्या, नो योर कस्टमर, वैसे लिखा भी हुआ यहाँ पे नो योर कस्टमर, ठीक है। तो बोलता है केवाईसी नॉर्म्स के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं आता। ड्राइविंग लाइसेंस है वो पार्ट है केवाईसी का, पैन कार्ड पार्ट है केवाईसी का, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पार्ट है केवाईसी का, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज ये केवाईसी का पार्ट नहीं है। तो बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर द केवाईसी इन केवाईसी रूल्स, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आर आस्क्ड इन केवाईसी, सो पैन कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ऑल दीज कैन बी यूज्ड बट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी यूज्ड। आगे बढ़िएगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर और डिक्लेयर की जाती है किसके द्वारा, बाय द आरबीआई, ध्यान रखना। तो बोलते हैं आरबीआई इज द बॉडी जो फॉर्मुलेट और अनाउंस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। इसका एस्टैब्लिश किया 1935 में, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है देश के अंदर और उसको अनाउंस करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल करता है मनी मार्केट को भी। मॉनेटरी देखो, मनी मार्केट को कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो किसका, आरबीआई का। और जो आपका कैपिटल मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेबी। कौन करता है, सेबी, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आरबीआई कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी थ्रू इट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। आगे बढ़ो, विच द फॉलोइंग लिमिट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। बोलता है इनमें से कौन से ऐसा मान लो पॉलिसी या फिर लॉ है जो बेसिकली क्या करता है, लिमिट लगाता है किस पे, पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। देखो कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो बेसिकली इस काम पे, ये जो पावर है कमर्शियल बैंक की, इसके ऊपर क्या करता है, लिमिट लगाता है या उसको रेगुलेट करता है। तो वो फिजिकल पॉलिसी नहीं है, बैंकिंग लॉ ये भी नहीं है, रेपो रेट। तो आंसर जो आएगा वो क्या, रेपो, ठीक है ना, री परचेज रेट, ठीक है ना। तो बेसिकली रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई जो वो क्या करेगा, कंट्रोल करता है, ठीक है। और कमर्शियल बैंक को उसकी बातें क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ाई देता हूं चलो। बोलते हैं डिग्री ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन जो है कमर्शियल बैंक का वो डिपेंड करता है मॉनेटरी या क्रेडिट पॉलिसी पे, ओके। व्हेन द कमर्शियल बैंक रेज द फंड हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, जब सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, अगर बढ़ाना चाहता है द फंड्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, तो वो कैश रिसोर्स जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, और जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, लेस क्रेडिट जो है वो क्या होगा, क्रिएट होगा। इसका मतलब अगर आरबीआई जो है वो क्या करेगा, सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है या एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अगर इनको जो है वो क्या करतेगा, बढ़ा देगा, तो अब बैंक के पास में जो है वो उधार देने योग्य जो राशि है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर पैसा ही कम होगा तो फिर क्रेडिट भी कम जाएगा, ठीक है। तो मेन जो चीज है जो कंट्रोल करती है वो क्या है आपका, रेपो रेट। रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें जो है वो क्या करती हैं, जो कमर्शियल बैंक की जो पावर है क्रेडिट को क्रिएट करने की उसके ऊपर कंट्रोल करती हैं। आगे आइए, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, मोनोपोली है सेंट्रल बैंक की क्या करने में, नोट इशू करने में, यस। क्रेडिट क्रिएशन क्या ये इसका काम है क्या, नहीं, ये काम है किसका, कमर्शियल बैंक का। ये काम किसका है, कमर्शियल बैंक का, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा देख लेना एक बार। अगर बैंक रेट जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है आरबीआई के द्वारा। अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो क्या होगा बताओ। अगर देखो, अगर आरबीआई जो है वो ये बोल देगा कि अब बैंक रेट अगर कम हो जाए तो बैंक रेट कम होने से जो है वो क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा। तो अगर कमर्शियल बैंक को भी जो है वो लोन सस्ते पे मिलेगा तो वो आगे लोन जो है वो देगा भी किस पे, सस्ते पे। तो अगर लोन आगे सस्ते पे मिलेगा तो फिर लोग ज्यादा लोन लेंगे, कम लेंगे, ज्यादा लेंगे। लोग अगर ज्यादा लोन लेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और परचेजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो देश के अंदर जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अगर आरबीआई जो है वो बैंक रेट को जो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो इससे देश में क्रेडिट जो है वो क्या होगा, क्रिएट होगा। क्या होगा, क्रिएट होगा। ये बात ध्यान रखना, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। और अगर बैंक रेट जो है उसको बढ़ा दिया जाए तो देश में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे पूरा समझा भी रखा मैकेनिज्म, वो क्या है, ए रिडक्शन इन द बैंक रेट। ध्यान देना, अगर आप रिड्यूस करते हो बैंक रेट को, ठीक है, बाय द आरबीआई, इट विल इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इन द मार्केट, बैंक रेट पॉलिसी जो है वो क्या, एक इनडायरेक्ट और इंपॉर्टेंट मेथड है। बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई गिव्स अ लोन टू द कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी। अब क्या होगा, देखो क्रेडिट क्रिएशन के अंदर बेसिकली जो है क्या होगा, रिडक्शन इन बैंक रेट। अगर आप बैंक रेट को रिड्यूस करोगे तो इसकी वजह से जो है वो क्या होगा, रिडक्शन होगा इन द इंटरेस्ट रेट में। अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा तो जो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज कर रहा था बेसिकली किससे, कमर्शियल बैंक से, वो भी कम हो जाएगा। अब अगर कमर्शियल बैंक को सस्ते पे अगर पैसा मिलेगा तो कमर्शियल बैंक आगे लोन भी सस्ते पे देगा, ठीक है। तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक वो भी क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, और जिससे देश के अंदर क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा।
ठीक है, चलो आगे। आरबीआई जो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा देख लेना, लिखा भी हुआ है। आरबीआई का एक्ट 1934, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, हिल्टन कमीशन बना 1926 में, और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आ जाओ। हेड ऑफिस जो है वो आरबीआई का वो कहाँ पे? वो है जी आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। तो अपनी जो बेसिकली इकोनॉमिक कैपिटल है, देखो देश की राजधानी तो दिल्ली है, ओके, लेकिन देश की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो क्या है? मुंबई। तो आरबीआई जो है, इसका जो सेंट्रल बैंक है, उसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे? मुंबई में, विच इज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हेडक्वार्टर जो है ऑफ द मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर लोकेटेड इन द मुंबई। आगे, क्वालिटेटिव कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो क्वांटिटेटिव तो आपको बता दिया। क्वांटिटेटिव के अंदर बेसिकली जो है वो क्या? क्वांटिटेटिव पॉलिसी के अंदर आएगा आपका बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर बेसिकली आएगा आपका क्रेडिट राशनिंग हो गया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, डायरेक्ट एक्शन एक्सेट्रा। तो बोलता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या चीज आएगी? तो बैंक रेट नहीं, ये पार्ट है किसका? क्वांटिटेटिव का। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव, ठीक है, लेकिन जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट राशनिंग करना, ये पार्ट है किसका? क्वालिटेटिव का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी। आगे, व्हाट डज द लेटर आर डिनोट इन द एब्रीविएशन बीआर एक्ट? बीआर एक्ट जो है बैंकों के ऊपर लगता है, अपने देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबके ऊपर एक एक्ट जो है वो लगता है, जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, जो हर बैंक के ऊपर लगता है। तो हर बैंक जो है वो काम करता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देखो, आरबीआई काम करता है अंडर आरबीआई एक्ट, ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है अपने इंडिया में, जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबके ऊपर एक एक्ट लगता है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो देश में जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे के सारे काम करते हैं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो व्हाट डज द लेटर आर डिनोट इन द एब्रीविएशन बीआर एक्ट? अच्छा, आरबीआई एक्ट कमर्शियल बैंकों पे नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना। जो आरबीआई एक्ट है वो सिर्फ आरबीआई के ऊपर लगता है। आरबीआई एक्ट एप्लीकेबल है आरबीआई के लिए। आरबीआई एक्ट में पावर और लाइबिलिटी सब दे रखी है किसके लिए? विद रिगार्ड टू द आरबीआई, ओके। लेकिन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो आरबीआई के ऊपर नहीं लगता, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है ओनली कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। तो बोलता है व्हाट डज द लेटर आर डिनोट इन द एब्रीविएशन बीआर एक्ट विच कंट्रोल बैंकिंग एक्टिविटी इन द कंट्री? तो वो है जो आपका रेगुलेशन। आर का मतलब है रेगुलेशन। तो बीआर एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इट वाज क्रिएटेड टू कंट्रोल बैंकिंग एक्टिविटी इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ये आया 16 मार्च 1949 से। पहले इसका नाम था, ध्यान देना, बैंकिंग कंपनी एक्ट। पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट और बाद में इसके नाम को चेंज किया और कर दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। चलो आगे, एक्सपेंड द टर्म एएलएम। एएलएम का मतलब जो है वो क्या होता है? एएलएम का मतलब है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। आंसर क्या है? एएलएम का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो बोलता है इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एएलएम जो है उसको यूज किया जाता है क्या, किसके लिए? एसेट लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए। एएलएम का जो प्रोसेस है वो 3 पिलर पर डिपेंड करता है। एक है एएलएम इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक है एएलएम का ऑर्गेनाइजेशन और एक है एएलएम का प्रोसेस, जिसके अंदर बेसिकली क्या है? सबसे पहले रिस्क पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, रिस्क को मेजर करते हैं, उसको मैनेज करेंगे और उसके लिए रिस्क पॉलिसी एंड टॉलरेंस लेवल जो है वो क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। थोड़ा याद कर लेना इस बात को। बोलते हैं एट विच वन द फॉलोइंग रेट, इनमें से कौन सा ऐसा रेट है कि सेंट्रल बैंक, जिसमें जो सेंट्रल बैंक यूज करता है लैंड टू द बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर मान लो पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए और वो अगर अप्रोच करता है सेंट्रल बैंक को और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो क्या गिरवी के तौर पर रखता है, तो वो रेट कौन सा है? आरबीआई कौन सा रेट चार्ज करेगा? वो है आपका रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रेपो, रीपर्चेज रेट, ओके। तो रेपो रेट एक वो रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक या फिर जो आरबीआई है वो पैसा उधार देता है किसको? कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट द सिक्योरिटी, ठीक है। बैंक रेट इज आल्सो द सेम रेट एट विच द रिजर्व बैंक गिव लोन टू अदर कमर्शियल बैंक बट सिक्योरिटी आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन दीज लोन। मोटा मोटी जो है रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जब आरबीआई जो है अगर वो कोई लोन दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को, और बदले में क्या ले रहा है? सिक्योरिटी अगर रखवा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो रेट कौन सा रहेगा? वो है आपका रेपो रेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? पहला बोलता है आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा के लिए उसने काम किया था 1947 तक, ये बात एकदम सही है। जो आरबीआई है उसने सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए भी काम किया था 1948 तक, ये बात भी एकदम जो है क्या सही है। फिर बोलता है आरबीआई जो है उसने वर्क किया था सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश के लिए फॉर 1972 से 75, नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, आरबीआई ने अपना ऑपरेशन कमेंस किया 1 अप्रैल 1935 से, ये बात भी क्या सही है। तो यहां पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज करेक्ट। पहला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा की भूमिका निभाई थी कब? अप्रैल 1947 तक, बिल्कुल। आरबीआई एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948 तक। आरबीआई जो है उसने अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया 1935 में। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ ऑन द बेस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द हिल्टन कमीशन, जबकि आरबीआई वाज नेवर एक्टेड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये बात थोड़ा ध्यान रखना।
आगे विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एमएसएस। एक होती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात होती है बेसिकली लिक्विडिटी के लिए, कि देश के अंदर जो है लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए जो है वो क्या एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है वो क्या की गई थी, लॉन्च की गई 2004 के अंदर। ठीक है, तो बोलते हैं विच वन इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो पहली बात तो ये बोलता है इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी। अगर देश के अंदर लिक्विडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो एमएसएस स्कीम है वो क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी ऑफ एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग आउट द लार्ज कैपिटल फ्लो। तो ये बात क्या सही है, ये एब्जॉर्ब कर लेगी सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू सेल ऑफ द शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल। बिल्कुल, अगर देखो अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा, अगर आपको पैसा चाहिए तो हम क्या करें, हम उनको जो है वो क्या करते हैं टी बिल इशू कर दें। अगर हम लोगों को जो है ट्रेजरी बिल इशू कर देंगे तो लोग जो है ट्रेजरी बिल को परचेज करेंगे। अगर लोग उसको परचेज करेंगे तो लोगों से पैसा जो है किसके पास आ जाएगा, बैंकों के, सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा या गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो ये बात भी क्या सही है। फिर मोबिलाइज करते हैं सरप्लस लिक्विडिटी इज हेल्ड इन द एमएसएस अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो भी सरप्लस लिक्विडिटी है वो कहां पे होती है, आरबीआई के पास एक अकाउंट ओपन होगा वहां पे होगी। बोलते हैं एमएसएस अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल नेचर। नहीं, ये बात एकदम क्या गलत है। एमएसएस को जो है वो नॉर्मल जो आपके कैपिटल नेचर के जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के उसके लिए यूज नहीं करते। तो ये क्या गलत है, लिखा भी हुआ यहां पे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अप्रैल 2004 के अंदर इसको हम लेके आए थे। इसको यूज करता है आरबीआई इन एक्सचेंज रेट कैरी आउट ड्यूरिंग अप एंड डाउन। हियर आरबीआई ब्रिंग स्टेबिलिटी बाय बाइंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट। आरबीआई इशू करता है बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द स्कीम, जिसके अंदर ऑक्शन मेथड जो है वो क्या होता है, यूज होता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो क्या है एमएसएस के रिगार्डिंग सही है। सबसे पहला, एमएसएस में हम एब्जॉर्ब करेंगे एक्सेस लिक्विडिटी अराइजिंग आउट ऑफ द काउंटर्स कैपिटल इनफ्लो। हम एब्जॉर्ब करेंगे एक्सेस कैपिटल एक्सेस लिक्विडिटी टू द सेल ऑफ द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देंगे, उनसे पैसा ले लेंगे। ठीक है, इन्फ्यूज करेंगे एडिशनल लिक्विडिटी इनटू एमएसएस अकाउंट ऑफ द आरबीआई, और एमएसएस इज यूज ओनली व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, वेयर एज द एमएसएस कैन नॉट बी यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, हेंस स्टेटमेंट जो आपका डी था वो आपकी करेक्ट नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इनमें से कौन सा फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फंड बेस्ड बिजनेस है। पैसे को एक्सेप्ट करना ये भी फंड बेस्ड है, बेसिकली मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है। आरटीजीएस नेफ्ट ये भी है, लेकिन इशू ऑफ द एलसी इशू करना ये आपका फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है। तो आंसर क्या है, बी। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आरटीजीएस नेफ्ट ये सब इंक्लूड है अंडर द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक। जब आरबीआई जो है रिड्यूस करता है सीआरआर को, तो उससे क्या होगा, देखो अगर आरबीआई सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो अब कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल एनडीटीएल का जो पैसा उनको पहले बैंक के पास जमा कराना पड़ता था आरबीआई के पास, वो कम जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको पैसा अपना बैंक के पास आरबीआई के पास अगर कम जमा करना है तो आपके पास अब लैंडिंग के लिए पैसा ज्यादा बच जाएगा। तो उससे क्या होगा, देश के अंदर क्रेडिट कंट्रोल बढ़ेगा। तो अगर आरबीआई जो है वो सीआरआर को रिड्यूस करता है तो उसकी वजह से जो है वो क्या, जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए जो लैंडेबल रिसोर्सेज है, मतलब उधार देने योग्य जो राशि होती है, जो पूंजी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देख लो, पढ़ लेना इसको एक बार। आगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम सबसे पहले 1995 के अंदर आई थी। अगर कोई भी पर्सन जो है वो बैंकिंग सर्विसेज से बहुत ज्यादा परेशान है तो वो बैंकों की शिकायत लगा सकता है, किसके पास में, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास में। ठीक है, इसके लिए आरबीआई ने एक स्कीम को जो है वो इशू किया था, उसको बोलते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। कब आई थी, 1995 के अंदर। आज की डेट में जो है जो स्कीम है, ये तीन टोटल बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए 3 स्कीम आई थी। तीनों स्कीम को जो है 2021 के अंदर क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। एक बार पढ़ा देता हूं, देखो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन ईयर 1995। द बैंकिंग ओम्बड्समैन एक क्या है, एक्सपीडियस है, बहुत तेजी से और इनएक्सपेंसिव फॉर्म है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, फॉर बैंक कस्टमर के लिए। मतलब बैंक के कस्टमर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जहां पे बैंक के कस्टमर जो है वो क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट रिलेटेड टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। ये जो स्कीम है ये इशू किया गया, ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है ये कौन किसने इशू किया, आरबीआई ने, अंडर द आरबीआई एक्ट के सेक्शन 35A में, सेक्शन 35A में। ठीक है, प्रेजेंटली जो ओम्बड्समैन स्कीम चल रही थी वो थी 2006 और आज की डेट में जो है वो क्या है, देखो आरबीआई ने इंटीग्रेट कर दिया, बोलो तो मर्ज कर दी 3 चलती हुई बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को। एक थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, एक थी बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर एनबीएफसी 2018, एक थी बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। इन तीनों स्कीम को अब जो वो क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अब एक स्कीम बन गई है, उसका है द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 और ये कब आई, नवंबर 12, 2021 से।
चलो, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन द आरबीआई, इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? बैंक नोट इशू करना आरबीआई का फंक्शन है, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ये भी फंक्शन है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन करना पब्लिक को, ये इसका काम नहीं है। चलो, विच कॉम्बिनेशन जो है ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंडिकेट क्वांटिटेटिव मेथड, इनमें से कौन से क्वांटिटेटिव मेथड है? बैंक रेट क्वांटिटेटिव मेथड है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव है, क्रेडिट राशनिंग ये क्वालिटेटिव है। तो आंसर क्या आएगा? ए बी सी। ए बी सी कहां है? ए है, और यहां पे लिख भी रखे हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंदर क्या क्या आता है? इसमें आपका SLR प्लस में CRR, ठीक है। आगे, विच वन द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज स्टार्ट द स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर द रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द वॉलंटरी रिटायर्ड वर्कर ऑफ द नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने बेसिकली जो है वो क्या किया, जिसने एक रीफाइनेंस स्कीम जो वो स्टार्ट करी, किसके लिए? जो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड वर्कर थे, ठीक है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो था जी आपका IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, IDBI जिसको 1964 के अंदर बनाया था, ये होली ओन्ड सब्सिडी था पहले किसका? रिजर्व बैंक का, लेकिन बाद में इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया, ओके, 1976 में, और RBI से इसका कंट्रोल ले लिया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जब इसको बनाया गया, तो ये बेसिकली जो है वो रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इंडस्ट्री थी, ठीक है, RBI की, वो इसको संभालता था, ठीक है। प्रेजेंटली UTI एंड द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आर इट्स सब्सिडरी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट टू द टेक्सटाइल इन द जूट इंडस्ट्री फॉर टेक अप द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू टाइमली एंड एडिक्वेट कैपिटल। तो आरबीआई ने, इसने IDBI ने बेसिकली जो है वो क्या किया, जो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ करने के लिए लोगों को जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करना क्या किया, स्टार्ट किया। मतलब बेसिकली IDBI ने दिया कमर्शियल बैंकों को पैसा, और कमर्शियल बैंकों ने दिया आगे इंडस्ट्रीज को पैसा, इसको बोलता है रीफाइनेंस, ठीक है ना। देखो, अगर एक एग्जांपल मान लो, PNB बैंक सीधा पैसा दे रहा है किसको? मिस्टर एक्स को, तो ये तो PNB ने जो है वो क्या किया? फाइनेंस किया। क्या किया? फाइनेंस किया। और अगर PNB को ये पैसा जो ये आगे दे रहा है मिस्टर एक्स को, और ये पैसा पीछे से इसको दे रहा है IDBI, तो IDBI पैसा दे रहा है किसको? PNB को, और PNB आगे दे रहा है किसको? मिस्टर एक्स को। तो IDBI ने यहां पे अल्टीमेटली इनडायरेक्ट तरीके से पैसा पहुंचा दिया मिस्टर एक्स के पास में, इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। क्या बोलते हैं? रीफाइनेंस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो वो जो था वो IDBI बैंक था, ये एक नोडल एजेंसी है बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है? तो WTO ने इनिशिएट किया पीस प्रोसेस अमंग द मेंबर कंट्री टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। WTO अवॉइड करता है टास्क ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट, क्या WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं करता? गलत करता है। WTO एडमिनिस्टर द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म को, बिल्कुल, कैसे? TPRB, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बनी हुई है WTO के अंडर, वो बेसिकली ये काम करती है। WTO कोऑपरेट करता है इन एन एप्रोप्रिएट मैनर में विद IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल। तो आंसर क्या? A, C एंड D, बोल तो C। आगे, इंटरेस्ट अर्न बाय द डिपॉजिटर अगेंस्ट विद कमर्शियल बैंक फॉर कस्टोडियल सर्विस, ये क्या है? ये बेसिकली फंड बेस्ड इनकम है। देखो, जो डिपॉजिट, अगर आप पैसा जो है वो जमा कराओगे RBI किसी भी कमर्शियल बैंक के पास में, और कमर्शियल बैंक उसको उसके ऊपर आपको जो है वो क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो बेसिकली जो है वो क्या? फंड बेस्ड इनकम है। ये क्या? फंड बेस्ड। आपने फंड अपना प्रोवाइड किया कमर्शियल बैंक को, उस बदले में उसने आपको क्या दिया? ब्याज दिया। आगे, अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर, ध्यान देना, किसमें? कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? कोऑपरेटिव बैंकिंग के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग में जो सबसे टॉप होता है वो है जी आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके नीचे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो आएगा आपका प्राइमरी, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? स्टेट। तो कोऑपरेटिव बैंक को एस्टेब्लिश किया टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड द अलाइड एक्टिविटी इन द रूरल एरिया। इंडिया के अंदर दीज बैंक वर एस्टेब्लिश टू द एक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेड बाय द डिफरेंट स्टेट। स्ट्रक्चर जो था कोऑपरेटिव बैंक का इन इंडिया वो है 3 टायर, मतलब 3 लेवल पे इनका स्ट्रक्चर होता है, एक है स्टेट, एक है सेंट्रल और एक है कौन सा? प्राइमरी। थोड़ा सा याद रखना, सबसे टॉप पे जो है वो आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इनको डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी बोला जाता है, और तीसरे नंबर पे जो है वो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो विलेज लेवल पे काम करती है। आगे, SLR का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर बैंक को अपनी NDTL का, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी का एक पोर्शन जो है अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। तो कितना रखना पड़ेगा वो बताएगा SLR, ठीक है। तो बेसिकली RBI जो बताएगा SLR कितना है, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कितनी है, और हर बैंक को अपनी टोटल NDTL का वो पोर्शन अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश,
इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो इसको बोलते हैं SLR, ठीक है ना। तो SLR का मतलब जो है वो क्या है, द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ऑफ ए बैंक, ये वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। हर कमर्शियल बैंक को अपने पास जो रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं SLR। तो आंसर है सी। थोड़ा देख लेना इसको आगे। अकाउंट तो जो रिसेंट गाइडलाइंस आई थी 2013 की, उसके अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए जरूरी कर दिया है कि इसका मिनिमम पेड कैपिटल कितने होने चाहिए, 500 करोड़। कितना, 500 करोड़। और अब वैसे जो अब अगर अपने इंडिया में जितने भी यूनिवर्सल बैंक है, अगर आपको यूनिवर्सल बैंकिंग का स्टेटस लेना है तो उसके लिए आपके मिनिमम कैपिटल जो है वो कितने होने चाहिए, 1000 करोड़, ठीक है ना। तो अगर आज के डेट में अगर आपको बैंक बनाना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम जो कैपिटल है वो कितनी है, 1000 करोड़ होनी चाहिए लाइसेंसिंग के लिए। तो आरबीआई से अगर लाइसेंस लेना है तो कैपिटल कम से कम कितने हो, 1000 करोड़। आगे, रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो है आर रिसोर्टेड बाय द आरबीआई एज ए टूल। ये बेसिकली क्या है, देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो रेपो रिवर्स रेपो रेट को जो क्या करता है, यूज करता है। और इनको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए इसको यूज करते हैं। इसको LAF बोला जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर आरबीआई बेसिकली जो है इंक्लूड करते हैं किसको, रेपो को और रिवर्स रेपो को, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल रिजर्व का कंपोनेंट नहीं है। इंटरनेशनल रिजर्व में क्या क्या आता है, इंटरनेशनल रिजर्व में बेसिकली स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये भी आते हैं। जो रिजर्व पोजीशन है IMF के पास में आपका जो पैसा पड़ा है ये भी आएगा, मॉनेटरी गोल्ड भी आएगा, लेकिन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या, डी। तो जो आपका इंटरनेशनल रिजर्व जो आरबीआई मेंटेन करता है उसके अंदर क्या क्या आएगा, गोल्ड आएगा, SDR आएगा, IMF के पास जो आपका पैसा पड़ा है वो आएगा, एंड अदर फॉरेन एक्सचेंज एसेट ये सब आएगा। आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इनमें से किस बैंकों की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो कमर्शियल बैंक करता है क्या, यस। कोऑपरेटिव बैंकों को कंट्रोल करता है, यस। फॉरेन बैंकों को भी कंट्रोल करता है, यस। रिजर्व बैंक रूरल बैंकों को भी, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग बैंक। इन सब बैंकों की एक्टिविटी को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक, ग्रामीण या रूरल बैंक, इनको भी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है ना वो इसके परव्यू से क्या बाहर है। आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड अमंग द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या आएगा, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। बैंक रेट आएगा, यस। क्रेडिट ऑप्शन नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस। वेरिएबल रिजर्व रेशियो आएंगी, यस। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आएगा, नो। लिक्विड रेशियो, यस। आंसर जो आएगा वो क्या, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, डी, ठीक है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क क्या करवाई देता हूं, देख लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज हुआ कब, आरबीआई को जो है नेशनलाइज किया गया कब, 1 जनवरी 1949 को। तो आंसर जो है जनवरी 1, 1949। तो आरबीआई जिसको नेशनलाइज किया 1 जनवरी 1949 को, इसको एस्टेब्लिश किया था 1935 में अंडर द आरबीआई 1934। ओके जी सर, ये अपने 40 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किए। अब बाकी के जो क्वेश्चन अपने रह गए उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम लोग जो है इसके ऊपर टोटल 4 लेक्चर लगाएंगे। 4 में से आज हो गया अपना ये पहला लेक्चर, ठीक है। सेकंड के अंदर करेंगे अगले 60 क्वेश्चन को, उसके बाद थर्ड लेक्चर में करेंगे अगले 50, और बाकी जो चौथा लेक्चर होगा उसके अंदर 68 क्वेश्चन को हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीडी वालों के लिए। तो भाई तुम्हारे लिए तो रामबाण है, तुमको तो करने हैं। बाकी रहेगी एपी वाले बच्चे, भाई तुम भी कर लेना। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर का जो लेवल रहेगा एपी का इन कंपेरिजन टू नेट हल्का रहेगा, और हल्के में ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करने हैं। हालांकि मैं सब कुछ करवाऊंगा, तो आपको भी ये क्वेश्चन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। ओके जी सर, चलो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे हमारे सब चीज को, कंटेंट को भी, रिवीजन को भी और प्रैक्टिस को भी। ओके जी सर, चलो अभी हमने ये कर लिया, ये आप देखो, इनको बड़ी तरीके से करो। ओके, बाकी एक टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारा ऑनलाइन जो बैच है एचपीएससी पीजीटी का या एचपीएससी एपी का अगर आप लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये कीजिए, बाकी टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।